चलिए, तो हेडिंग डाल दीजिए, प्रोबेबिलिस्टिक करंट डेंसिटी। प्रोबेबिलिस्टिक करंट डेंसिटी। प्रोबेबिलिस्टिक करंट डेंसिटी, या इसी को बेटा हम लोग कहते हैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। क्या कहते हैं बेटा? कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, प्रोबेबिलिस्टिक करंट डेंसिटी, ऐसी को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है बाबू, चल ठीक है। चलिए, तो अब ये क्या होता है पहले करा दे, तब आपको समझा देते हैं। देखिए उसमें नया नहीं है, ठीक है, पहले लिखिए पहले, क्योंकि आप जानते हैं वेव फंक्शन का जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन होता है कैसा होता है, प्रोबेबिलिटी भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो उसी का कुछ रेट वेट निकालते हैं हम, ठीक है ना। और वो रेट किस पे डिपेंड करता है? रेट की बेसिस पे एक इक्वेशन आता है, उसी को हम क्वांटिटी इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। आप लिखेंगे तो आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। लिखिए देखिए, कंसीडर द motion of consider the motion of a quantum mechanical particle. Consider the motion of a quantum mechanical particle. Consider the motion of a quantum mechanical particle associated with wave function psi such that probability is given by probability फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए? क्या जानते हैं आप? P इक्वल टू क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम इंटीग्रल साई स्टार साई डी टाउ, यही ना होता है? P इज इक्वल टू साई स्टार साई डी टाउ। छाप दीजिए इसको, कुछ इक्वेशन बना दो। इक्वेशन कितना बना बेटा बताओ इसको, कितना बना देंगे? 1। छाप दीजिए चले। चलिए, अब लिखिए हियर psi star is equal to, here psi star is equal to complex conjugate of, here psi star is equal to complex conjugate of psi. Here psi star is equal to complex conjugate of psi. psi star क्या है बेटा? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है किसका? साई का। और डी टाउ क्या होता है जी? नाम तो सुना होगा कि एलिमेंट्री वॉल्यूम, एलिमेंट्री वॉल्यूम लिखेंगे हम, वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक है। चलिए छाप, आसान है, बहुत आसान है। चलिए अब देखिए, कॉम्प्लेक्स कौन सा है? एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब लिखिए डिफरेंशिएटिंग with respect to time, differentiating with respect to time, we get, differentiating with respect to time we get। अच्छा, टाइम के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ बच्चों? क्या मिलेगा बेटा बताओ? dp बाई dt किसके इक्वल आ जाएगा बताइए? d बाई dt ऑफ किसके बताइए? वॉल्यूम इंटीग्रल साई स्टार साई डी टाउ के।
ओके ओके, ठीक है। चलिए लिखिए लिखिए, यूजिंग द मेथड ऑफ differentiation under integral sign, using the method of differentiation under integral sign, differentiation under integral sign, differentiation under integral sign, differentiation under integral sign, differentiation under integral sign we get। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, क्योंकि इस स्टेप में बच्चे करते हैं गलती, ठीक है। क्या कर रहे हैं आप, डिफरेंशिएशन। देखिए डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन का मतलब क्या होता है कि इस इंटीग्रल को हम बाहर ले लेंगे और इस डिफरेंशियल को कहाँ भेज देंगे बेटा, हम अंदर भेज देंगे, ठीक है। चलिए, पर एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट क्या है आइए आपको दिखाते हैं। dp बाई dt पे तो हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना, पर इस पे प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा आइए देखते हैं। वॉल्यूम इंटीग्रल तो वॉल्यूम इंटीग्रल रहेगा। अब देखिए d बाई dt को आप ऑपरेट कर रहे हैं ना, किस पे कर रहे हैं, साई स्टार साई पे, ठीक है ना। चलिए, तो जाहिर सी बात है भाई, साई अलग फंक्शन है, साई स्टार अलग फंक्शन है। जाओ ग्राहक जागो, साई स्टार अलग फंक्शन है, साई क्या है, अलग फंक्शन है, ठीक। अब देखिए जब इसके ऊपर आप d बाई dt ऑपरेट करेंगे तो भाई आपको पता है साई किस पे डिपेंड करता है, साई हमारा होता है, अगर वन डायमेंशन में आप जाएंगे तो साई किस पे डिपेंड करता है, पोजीशन और टाइम पे। तो दो वेरिएबल्स होते हैं ना, है ना, और जब दो वेरिएबल्स हों और आपको पता नहीं है कि आप सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पार्शियल में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पार्शियल में। इस बात का ध्यान देना आपको, बच्चे गलत कर देते हैं, ठीक है ना, कि भैया साई किस पे डिपेंड करता है, एक्स और टी पे, और हम किसके रिस्पेक्ट में करना है, टी के रिस्पेक्ट में करना है। जब दो वेरिएबल हो और सिंगल टाइम डिफरेंशिएट करना हो सिंगल वेरिएबल के टर्म में, तो हम क्या यूज करते हैं बेटा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। इस बात का आपको खासम खास क्या देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। बात समझ आ रहा है। तो क्या लिखेंगे आप बताइए, वॉल्यूम इंटीग्रल क्या लिखेंगे बेटा, बताओ क्या लिखेंगे बताइए। हाँ क्या लिखेंगे आप बताइए, क्या लिख सकते हैं आप, साई स्टार को पहले कर दें कि बाद में कर दें। चलिए, वॉल्यूम इंटीग्रल साई डेल साई स्टार बाई डेल टी प्लस साई स्टार डेल साई बाई डेल टी, है ना, डी। ये स्टेप सबको समझ में आ गया। चलिए छाप लीजिए। इसको बेटा इक्वेशन कितना बना देंगे आप, इसको इक्वेशन 2 बना दें आप, और इसको इक्वेशन 3 बना दीजिएगा। ठीक है, कोई स्टेप देने लिखा था नहीं, ठीक है। चलिए लिखिए लिखिए पैराग्राफ लिखिए लिखिए फ्रॉम Schrödinger time dependent equation wave equation from Schrödinger time dependent wave equation we get from Schrödinger time dependent wave equation we get टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कितने लोगों को याद है, पीछे पेज नहीं पढ़ जाता बेटा, जब दिमाग में पीछे पढ़ क्या करोगे। हम बता रहे क्या होता है, ये होता है ई साई इज इक्वल टू एच साई, यही होता है ना। अब लिखेगा नहीं, ई साई इज इक्वल टू एच साई होता है। तो ई को अगर हम ऑपरेटर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा बताओ, आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी, और एच की क्या वैल्यू होती थी डेल स्क्वायर के फॉर्म में, याद है आपको,
माइनस आपका होता था h क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई, ये h की वैल्यू होती थी माइनस h क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर प्लस वी साई। क्या आपको याद है? कहाँ याद होगा, छठ से पहले की बात है, छठ के बाद ठेकुआ खा के आप भूल गए सब कुछ। चलिए छापिए, जो होता था ये नहीं आता, ये याद होना चाहिए ना। चलिए, ठेकुआ खा के सब भूल गए आप लोग, तब छठ इफेक्ट है, दिस इज कॉल्ड छठ इफेक्ट। सब ऐसा है, टैटू बनवा लो तुम लोग हाथ पैर पे, सब सब श्रोडिंगर इक्वेशन ई साइज इक्वल टू लैम्डा, ई साइज इक्वल टू एस आई, श्रोडिंगर इक्वेशन। हो गया भैया? चलिए ठीक, फिर लिखे डिवाइडिंग बाई आई एच क्रॉस वी गेट, डिवाइडिंग बाई आई एच क्रॉस वी गेट, क्या मिलेगा बताइए? डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा बताइए? माइनस एच क्रॉस 2im डेल स्क्वायर साई प्लस वी अपॉन आई एच क्रॉस साई। छाप दीजिए। चलिए फिर लिखे सिमिलरली फॉर psi star we can write, अच्छा इसको इक्वेशन 4 बना दीजिएगा और इसको क्या बना देंगे? अच्छा पहले साई स्टार के लिए कैसे लिखेंगे बताइए? साई स्टार के लिए क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में, हाँ कौन बताएगा साई स्टार के लिए क्या क्या हो जाएगा बताइए? साई स्टार के लिए क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा आपका? डेल साई स्टार, अरे भाई बहुत मुश्किल नहीं है यार ये सब, डेल साई स्टार बाई डेल टी। राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा बच्चा? एच क्रॉस अपॉन 2im डेल स्क्वायर साई स्टार और क्या माइनस v अपॉन आई एच क्रॉस साई स्टार। भाई हमने कहा था कि जब भी आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालना हो आप i को किससे रिप्लेस कर देते हैं? माइनस आई से। देख लीजिए i को माइनस आई से रिप्लेस करेंगे आप तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और यहां करेंगे तो माइनस आ जाएगा, है ना भैया? चलिए छाप दीजिए। इक्वेशन कितना बना बाबू, इसको कितना बना देंगे? हाफ फाइव कि हाफ फाइव? हाफ फाइव क्या होता है नालायक? गरीब लोग इक्वेशन के मामले में गरीबी। छापिए जल्दी छापिए, गरीब लोग लिखो जी, गरीबों। ओके भैया लिखिए यूजिंग इक्वेशन 4 and 5, 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 इन इक्वेशन 3, इन इक्वेशन 3, इन इक्वेशन 3 वी गेट। तो इक्वेशन 3 में रखेंगे तो क्या क्या रखेंगे आप बताइए? इक्वेशन 3 में डेल साई स्टार बाई डेल टी आप रख देंगे किसको देख के? इक्वेशन 5 को देख के। डेल साई बाई डेल टी रख देंगे किसको देख के बाबू? इक्वेशन 4 को देख करके। आइए मिटा देते हैं, आइए मिटा देते हैं, मिटा दे भैया। चलिए मुश्किल था क्या? हाँ जब पुराना याद नहीं रहेगा तो मुश्किल लगेगा ही, पुराना याद होना चाहिए ना। अब पुराना याद कैसे होगा? रिवीजन से। तो रिवीजन करने का टाइम है नहीं क्योंकि सूर्यवंशी देखना है, स्पेशल ऑप्स देखना है, 1.5 ये सब करना। स्पेशल ऑप्स देखे नहीं देखे आप लोग? स्पेशल ऑप्स देखे? रेड नोटिस देख लिए? वेरी गुड, अच्छी है। अभी हम नहीं देखा, अभी हम देखेंगे। बेकार है? स्पेशल ऑप्स अच्छी है, उसको देखिएगा 1.5 वो अच्छी है।
चले लिखो जी गरीबों, देखो क्या मिलेगा बताइए, dp बाई dt क्या मिल जाएगा बेटा बताओ, वॉल्यूम इंटीग्रल साई क्या मिलेगा बताइए, क्या मिलेगा, h क्रॉस 2im डेल स्क्वायर साई स्टार, है ना, और क्या मिलेगा बच्चा, माइनस v अपॉन आई एच क्रॉस साई स्टार। ठीक है, चलिए फिर क्या मिलेगा, प्लस साई स्टार और क्या बच्चा, माइनस एच क्रॉस बाई 2im डेल स्क्वायर साई, और क्या बाबू, प्लस v अपॉन आई एच क्रॉस साई, और किसके बेटा ओवरऑल क्या मिल गया आपको बताइए, डी टाउ। छाप दीजिए छाप दीजिए छाप दीजिए छाप दीजिए। ठीक है भैया, चलिए यहां तक लिख लिया तुमने। चलिए अब देखिए, अब कुछ हम करेंगे, कुछ हम क्या करेंगे, देखिए ये जो डेल स्क्वायर वाला कंपोनेंट है इसको एक साथ लेंगे, जो v वाला कंपोनेंट है इसको क्या कर लेंगे बेटा, एक साथ ले लेंगे, और वॉल्यूम इंटीग्रल तो अप्लाई कर ही देंगे। तो क्या मिलेगा बताइए, दिस इंप्लाइज दैट dp बाई dt, dp का मतलब क्या, डिस्प्ले प्रोफाइल, डिजिटल पिक्चर, dp क्या है, ये dp क्या है, व्हाट इज दिस dp। चले ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड, ठीक। चले आओ बच्चों, हताश और निराश नहीं होते, आइए नालायक। एच क्रॉस स्क्वायर बाई कितना बताइए, 2im, क्या मिलेगा, वॉल्यूम इंटीग्रल साई डेल स्क्वायर साई स्टार माइनस साई स्टार डेल स्क्वायर साई, यही तो मिलेगा ना बाबू, डी टाउ एक ब्रैकेट में, ठीक है, प्लस 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 वॉल्यूम इंटीग्रल v अपॉन आई एच क्रॉस हम बाहर ले लेते हैं, तो क्या मिलेगा बताइए, हमको मिलेगा बेटा, क्या मिलेगा बताइए, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, हमको मिलेगा साई स्टार साई माइनस साई साई स्टार डी टाउ। ओके ओके, ठीक है भैया। ठीक है भैया, बताइए कुछ गड़बड़ है, ठीक है। चलिए अब आप ये बताइए, इस इंटीग्रल की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 0 की। भाई चाहे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को पहले मल्टीप्लाई करें कॉम्प्लेक्स नंबर से, चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर को बाद में मल्टीप्लाई करें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से, बात तो वही है ना। ले दे करके इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी बताइए, 0 की, क्योंकि साई स्टार साई किसके बराबर होगा, साई साई स्टार के, है ना। तो ले दे करके ये इंटीग्रल क्या आ गया आपका, 0 आ गया। तो क्या बचा बेटा बताओ, दिस इंप्लाइज दैट dp बाई dt, ऐसे 0 दिखा दीजिएगा नीचे, dp बाई dt किसके इक्वल आ जाएगा बताइए, h क्रॉस बाई 2im, है ना, वॉल्यूम इंटीग्रल साई डेल स्क्वायर साई स्टार माइनस साई स्टार डेल स्क्वायर साई डी टाउ। ठीक है, चलिए
और क्या आपने वेक्टर कैलकुलस पढ़ा है? पढ़ा है। तो वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में किस थ्योरम से चेंज करते हैं हम? ग्रीन्स थ्योरम थे, या गॉस थ्योरम भी कहते हैं उसको। गॉस थ्योरम भी कहते हैं, ग्रीन थ्योरम भी कहते हैं, ठीक है ना। लिखे लिखे लिखे, वेरी गुड, याद है आपको। लिखे लिखे, ग्रीन लिखवा लिखे। टू कन्वर्ट टू, इसको कुछ इक्वेशन बना दो तो कितना, थ्री बन गया। लास्ट इक्वेशन कितना बना था? 5 बना था क्या? इसको कितना बना देंगे बेटा बताओ? 6। लिखे लिखे, टू कन्वर्ट वॉल्यूम इंटीग्रल, टू कन्वर्ट वॉल्यूम इंटीग्रल, टू कन्वर्ट वॉल्यूम इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल इनटू, टू कन्वर्ट वॉल्यूम इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल इनटू सरफेस इंटीग्रल, टू कन्वर्ट वॉल्यूम इंटीग्रल इनटू सरफेस इंटीग्रल, इनटू सरफेस इंटीग्रल, अप्लाइंग ग्रीन थ्योरम ऑफ, ग्रीन या गॉस जो भी मन करे आप लिख लिए, ग्रीन थ्योरम भी कहते हैं, गॉस थ्योरम भी कहते हैं। अप्लाइंग ग्रीन थ्योरम ऑफ वेक्टर, या ग्रीन्स थ्योरम करेगा, ग्रीन्स थ्योरम ऑफ वेक्टर, ग्रीन्स थ्योरम्स ऑफ वेक्टर इंटीग्रेशन, ग्रीन थ्योरम ऑफ वेक्टर इंटीग्रेशन, वेक्टर इंटीग्रेशन वी गेट। किसी को याद है कैसे कन्वर्ट होता है? हाँ, तो ट्रिपल है तो डबल में तो हो ही जाएगा भाई। ट्रिपल है, वॉल्यूम इंटीग्रल है, ट्रिपल इंटीग्रल है, ये दिखाई नहीं दे रहा आपको, पर सिंगल नीचे अगर वी लिखा है आपने तो 3 बार इंटीग्रेट हो रहा है। ट्रिपल इंटीग्रल है, वॉल्यूम इंटीग्रल मतलब 3 बार इंटीग्रेशन, ठीक। तो डबल में होगा मतलब क्या हो जाएगा? सरफेस इंटीग्रल हो जाएगा, ठीक है। चेंजेस क्या क्या आएंगे आपको हम बता देते हैं, हालांकि आप जानते भी होंगे पहले से। चेंजेस क्या क्या आएंगे हम बता देते हैं, सीधे से याद कर लीजिएगा, इसमें कुछ समझना नहीं है। आपने पढ़ा होगा तो समझ जाएंगे आप, और नहीं पढ़ा होगा तब भी समझना पड़ेगा, क्योंकि याद तो करना ही है। चलिए ठीक है, देखिए कैसे करेंगे आप। देखिए dp बाई dt, ठीक है, इज इक्वल टू h क्रॉस बाई 2im। जब वॉल्यूम इंटीग्रल को बेटा हम सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देते हैं तो तुरंत ही क्या लग जाता है बेटा? डाइवर्जेंस। क्या लग जाता है? डाइवर्जेंस। और डाइवर्जेंस लगाते ही वॉल्यूम इंटीग्रल क्या हो जाता है आपका? सरफेस इंटीग्रल। और साई पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपका। डेल स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देंगे बेटा बताओ? डेल साई स्टार माइनस साई स्टार। फिर यहाँ डेल स्क्वायर है तो फिर क्या हो जाएगा आपको बताइए? डेल साई। और ये जो आपका ओवरऑल वॉल्यूम इंटीग्रल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताइए? सरफेस इंटीग्रल डी एस में छाप दीजिए। याद आ गया? याद आया कि नहीं आया? नहीं आया सर, पर चलिए ठीक है, काम चला लेंगे, आप कह रहे हैं तो चलिए। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे ऐसे वेक्टर लगा दीजिएगा, क्योंकि डेल ऑपरेटर वेक्टर ऑपरेटर होता है, ठीक बाबू? याद आया कि नहीं है कि वॉल्यूम से सरफेस में जाते तो डाइवर्जेंस लग जाता है? याद आ रहा है ना? नहीं आ रहा तब भी क्या किया जाएगा? चलिए ऐसे ही होता है भाई, क्या कर सकते हैं हम। अब क्या किया जाएगा भाई? याद आ रहा है कुछ की नहीं आ रहा है? अरे बोलो ना लायक, चैप्टर नहीं पढ़े थे? कहाँ पढ़ पाएंगे, कोरोना में सर जिंदा रह गया, यही बड़ी बात है। जान है जान है। चलिए अच्छा, ये बहाना आप लोग बहुत अच्छा है नहीं? कोई पूछे अगर कभी इंटरव्यू में भी पढ़े थे सर कोविड हो गया था, अच्छा तो कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कुछ और पूछ लेंगे। इतना अच्छा बहाना मिल गया तुम लोगों को, क्या बताएं। हाँ भाई मान लीजिए इंटरव्यू में बैठे हैं आप, कोई पूछे ये सर कोविड हो गया था, रुको दूसरा सवाल पूछ देते हैं, है कि नहीं जी अर्जुन? निशाने पर तीर लग जाएगा तुरंत। वे क्या वो जो उसको हुआ बेटा हमको भी हो गया था, चलो तुम भी बच गए, हम भी बच गए, लाओ इंटरव्यू में तुम्हारे 100 में आउट ऑफ 100 जाओ ऐश करो, नौकरी मिल गई आपको। चलिए, दिस इंप्लाइज दैट dp बाई dt किसके इक्वल आ जाएगा बेटा बताओ? डाइवर्जेंस ऑफ क्या लिख सकते हैं इसको हम बताइए? h क्रॉस बाई 2im, है ना?
सरफेस इंटीग्रल साई डेल साई स्टार माइनस साई स्टार डेल साई डी एस के। ऐसे लिखा जा सकता है क्या इसको? भाई एच क्रॉस स्क्वायर एच क्रॉस बाई 2am कांस्टेंट है, डाइवर्जेंस के अंदर भेज दिया हमने, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, चलिए और थोड़ा सा इसको हम पलट के लिख देते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको हम पलट के लिख देते हैं। पलट के लिखेंगे तो क्या होगा बताइए? पलट के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट dp बाई डी टी इज इक्वल टू, इसको पलट के लिख देंगे हम तो पहली बात तो एक माइनस साइन आपका बाहर आ जाएगा और क्या मिलेगा? h क्रॉस बाई 2im है ना, सरफेस इंटीग्रल साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार डी एस छाप दीजिए। ठीक है भैया, चलिए अब इस क्वांटिटी को, ये क्वांटिटी आपकी है ना, इस क्वांटिटी में क्या है आपका? देखिए सरफेस इंटीग्रल है और आपका डेल ऑपरेटर है। ठीक है, इसको बेटा हम रिप्रेजेंट कर देते हैं किससे बताइए? जे से। किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? जे से। dp बाई डी टी इज इक्वल टू हो जाता है ये माइनस डाइवर्जेंस ऑफ जे। ठीक है ना, और इस J को हम क्या कहते हैं बेटा? करंट डेंसिटी। क्या कहते हैं? करंट डेंसिटी। ठीक है ना, और फिर यही आपका क्या बन जाता है? कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, छापे जल्दी, छापे जल्दी, छापे जल्दी, छापे जल्दी, छापे। पहले लिख लीजिए इतना, मिटा दे इसको। अभी लिख नहीं गया नालायक। फिर अब देखिए, हियर वेक्टर j इज इक्वल टू h क्रॉस बाई 2im है ना, सरफेस इंटीग्रल साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार डी एस। और इसको बेटा हम क्या कहते हैं बताइए? इसको हम कहते हैं सरफेस करंट डेंसिटी। क्या कहते हैं बताइए? सरफेस करंट डेंसिटी। सरफेस करंट डेंसिटी छाप दीजिए। डेंसिटी से इस लिख दें क्या यार? क्या आपको डेंसिटी की स्पेलिंग आती है? जी हाँ आती है। छाप दीजिए, छाप दीजिए, छाप दीजिए, छाप दीजिए। ठीक है, अब इसको कैसे सरफेस करंट डेंसिटी कहते हैं आपको नहीं जानना है और ना कोई हमसे पूछेगा क्योंकि हम बताएंगे नहीं। ठीक है ना, कैसे कहते हैं आपको नहीं जानना है, बस ये जानना है कि इसको सरफेस करंट डेंसिटी कहते हैं। ठीक है ना, कैसे कहते हैं कोई नहीं पूछेगा हमसे, नाम बताएंगे। ठीक है, चलिए दिस इम्प्लाइज दैट dp बाई डी टी इज इक्वल टू किसके बताइए? माइनस डाइवर्जेंस वेक्टर j, या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख दीजिए। दिस इम्प्लाइज दैट dp बाई डी टी प्लस डाइवर्जेंस ऑफ j इज इक्वल टू किसके बताइए? 0, है ना। और एक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया ये। इसी इक्वेशन को बेटा हम क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। चलिए छाप दीजिए। देखिए दिस इज द, इसको कुछ इक्वेशन बना दो जी। लास्ट इक्वेशन कितना बना था? 6 बन गया था, इसको 7 कर दीजिएगा, इसको 8 कर दीजिएगा। शनि ग्रह का नंबर आ गया 8। लिखिए दिस इक्वेशन इज द, लिखिए दिस इक्वेशन इज द
दिस इक्वेशन इज द continuity equation. This equation is the continuity equation for quantum mechanical motion. For quantum mechanical motion. ठीक है, देखिए इसका एप्लीकेशन आपका प्रॉपर तरीके से एमएससी में है, ठीक है ना। बस यहाँ पे थोड़ा सा पूछ दिया जाता है, इसलिए इसका डेरिवेशन हम करा देते हैं। डिटेल में जब आप एमएससी करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में, तो वहाँ पर आपको बहुत सही तरीके से समझाया जाता है इसको। जे की वैल्यू, जे क्यों इतना लिया जाता है, जे को करंट डेंसिटी कैसे कहते हैं, ये सब वहाँ एमएससी में है, ठीक है ना। तो आपको जानने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ना आप जानिए, कोई आपसे नहीं पूछेगा। बस इस क्वांटिटी को सीधे किससे रिप्लेस कर देना होता है बेटा, जे से, ठीक है ना। जे से क्या कर देते हैं हम, रिप्लेस कर देते हैं। और थोड़ा सा इंटर मैथमेटिक्स अगर आपका सही है या इंटर का फिजिक्स आपका सही है, तो आप कंपेयर करंट डेंसिटी की डिफिनीशन से कंपेयर करके आप समझ भी जाएंगे कि इसको हम जे से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। बस करंट डेंसिटी की डिफिनीशन आपको आनी चाहिए, और वो आपको आती नहीं है ना। करंट डेंसिटी की डिफिनीशन अगर आपको याद होगी इंटर वाली, तो आप कंपेयर करके लिख सकते हैं जी। इंटरमीडिएट डिफिनीशन आप पढ़े थे, आप समझ जाएंगे। सरफेस इंटीग्रल अगर आ गया है, या सरफेस के टर्म में आप डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो सरफेस करंट डेंसिटी मिल जाता है, वो है ना, वो सरफेस करंट डेंसिटी हो जाता है। सरफेस करंट डेंसिटी क्या होता है, याद है आपको? याद नहीं होगा, याद नहीं होगा। जब आप निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा, टेंशन की जरूरत नहीं। बताइए जी, करंट डेंसिटी आप पढ़े ना इंटर में, सरफेस करंट क्या होता है, सरफेस करंट क्या होता है, व्हाट इज सरफेस करंट डेंसिटी, क्या आपने पढ़ा है? नहीं, जो आप कह रहे हैं वो चार्ज डेंसिटी होता है, और तीन तरह का होता है बेसिकली। एक होता है लैम्डा, एक होता है सिग्मा, और एक होता है रो। लैम्डा को हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये क्या होता है आपका, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या है बेटा ये, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये क्या होता है बेटा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तीनों क्या होता है समझते हैं आप, तीनों क्या होता है समझते हैं। मान लीजिए 5 कूलम का चार्ज आपके पास है, इस 5 कूलम के चार्ज को आपने एक रॉड पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, 1 डायमेंशन डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है चार्ज का, तो लैम्डा यूज करेंगे आप। 5 कूलम का चार्ज आपके पास है, उसको आपने एक शीट पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, 2 डायमेंशन कर दिया है, तो सिग्मा यूज करेंगे आप। 5 कूलम का चार्ज है, उसको आपने स्फीयर के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो क्या यूज करेंगे आप, रो यूज करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, 1 डायमेंशन डिस्ट्रीब्यूशन है तो लैम्डा यूज करते हैं, 2 डायमेंशन है तो सिग्मा, 3 डायमेंशन है तो रो, ठीक है ना। तो लैम्डा बराबर हो क्या गया, 1 डायमेंशन है ना, तो Q बाई L। सिग्मा क्या है, 2 डायमेंशन है, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो गया, Q बाई A। रो क्या हो जाएगा आपका, 3 डायमेंशन है तो Q बाई V। ठीक है बेटा, Q बाई V, ठीक है। चलिए और बताइए कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें। V इज इक्वल टू I बाई R, V इज इक्वल टू आई आर आप इससे निकालते नहीं हैं, पर आप चाहें तो प्रूफ कर सकते हैं। एक्चुअल में V इज इक्वल टू आई आर आप इससे नहीं प्रूफ कर सकते हैं, इससे नहीं प्रूफ कर सकते हैं। क्यों नहीं प्रूफ कर सकते हैं, आपको बता रहे हैं। क्योंकि देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये सब किसके लिए डिफाइंड होती है, स्टैटिक चार्ज के लिए, स्टैटिक चार्ज के लिए। और V इज इक्वल टू आई आर आपका करंट के लिए होता है। करंट मतलब डायनामिक चार्ज हो गया आपका। भाई दो तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, मतलब दो तरह से चार्ज आप पढ़ते हैं कि स्टैटिक चार्ज होता है। स्टैटिक चार्ज की वजह से आपको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, पर अगर चार्ज आपका मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा आपको और मैग्नेटिक फील्ड भी मिलेगा। भाई चार्ज अगर आपका मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है आपको, मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। भाई आप जानते हैं कि चार्ज अगर मोशन में आपका, तो लॉरेंज फोर्स से फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू वी क्रॉस बी। ये क्या है आपका, लॉरेंज फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स जिसको आप कहते हैं।
और चार्ज अगर आपका स्टैटिक है तो क्या लिखते हैं आप, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। अगर चार्ज आपका रुका हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर चार्ज आपका मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा प्लस मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, दोनों होगा उसमें, है ना, दोनों होगा। वेलोसिटी की वजह से, वेलोसिटी की वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है। ठीक है भैया, चलिए, तो उसके लिए नहीं होगा। आप इंटर की किताब खोलिएगा, आपको ये मिल जाएगा। अरे यार, J इज इक्वल टू हम डिफाइन करते हैं, पता है कितना डिफाइन करते हैं, I बाई ए के, यही होता है आपका सरफेस करंट डेंसिटी। ठीक है ना, हाँ ठीक है ना, अभी हमने समझा नहीं, तो चार्ज के लिए था, करंट के लिए निकाल दीजिए आप, तो डी आई बाई डी ए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, J इज इक्वल टू डी आई बाई डी एस कर सकते हैं आप, J इज इक्वल टू डी आई बाई डी एस कर सकते हैं। तो यहाँ से डी आई बराबर आप निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, J इंटू डी एस। ठीक है ना, तो वही चीज़, उसी टाइप की चीज़ देखिए यहाँ पर भी है, डी एस वो सबका आ गया है। ठीक है ना, कंपेयर करके आप देखेंगे आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा आपको हम समझा देंगे, पर कोई ज़रूरत नहीं उसका, कोई ज़रूरत आपको उसका नहीं है, ना आपको जानना है। आप बस ये जान लीजिए कि इस इंटीग्रल को हम J से क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये क्या कहलाता है हमारा, सरफेस करंट डेंसिटी। इसके अलावा आपसे नहीं पूछा जाएगा, ना आपको जानने की जरूरत है। ठीक है ना, चल आगे बढ़िए। क्या लिखा जी, दिस इज द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन फॉर क्वांटम मैकेनिकल मोशन। ठीक है ना, फिर लिखिए इन इक्वेशन 8 dp by dt is dp by dt is dp by dt is dp by dt is इसमें लैंग्वेज थोड़ा सा गड़बड़ दिया है। dp by dt is rate of dp by dt is rate of probabilistic current density। dp by dt is rate of probabilistic current density, probabilistic current density, probabilistic current density। ठीक है भैया, रेट ऑफ प्रोबेबिलिस्टिक करंट डेंसिटी। ठीक है, चलिए फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, सच कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, सच कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, सच कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, सच कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, सच कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन कैन बी वाइडली यूज्ड फॉर, कैन बी वाइडली यूज्ड फॉर, कैन बी वाइडली यूज्ड फॉर मोशन ऑफ, can be widely used for motion of electron, motion of electron in atom, comma tunneling problem, tunneling problem ETC। ठीक है ना, ये बताया गया है कहाँ कहाँ यूज होता है, हालांकि आपको आपके सिलेबस में यूज नहीं है, पर आप जान लीजिए। ठीक है ना, टनलिंग प्रॉब्लम आपको अलग से हम बताएंगे, उसमें इसका कोई यूज नहीं बहुत ज्यादा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस उसमें आप यूज कर सकते हैं, कोई टेंशन बात नहीं। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ बेटा टॉपिक क्या हो गया आपका, खत्म हो गया। ठीक है ना, देखिए अब आप क्वांटम मैकेनिक्स के एकदम आखिरी दौर में पहुंच चुके हैं, जहां पर बेसिक आपका खत्म होने वाला है। एक टॉपिक आपको और बताना है, एहरनफेस्ट थ्योरम, उसको बताते ही आपका क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिक बेटा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, चल तो आइए हम हेडिंग डाल देते हैं, नेक्स्ट टॉपिक एहरनफेस्ट थ्योरम, एहरनफेस्ट थ्योरम, मिटा दे इसको। चल और देखिए बहुत लोड मत लीजिए, जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे बस आप फॉलो करते जाइए। ठीक है ना, जितना हम बता रहे हैं उतना ही बस पढ़िए, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत आपको नहीं, ज़्यादा पढ़ेंगे भी नहीं, खैर आप जितना बता रहे उतना पढ़ लिया, उतना ही बहुत है, जितना बता रहे उतना पढ़ते जाइए बस। ठीक है ना, कोई डाउट होता है पूछ लिया करिए, सबसे अच्छी बात है आप लोग कुछ पूछते नहीं है, क्योंकि उसका दो ही रीजन, या तो हम बहुत अच्छा पढ़ा देते हैं या तो समझे नहीं आप। चलो
क्वांटम मैकेनिक्स में तो कोई दिक्कत ही ना आप लोगों को है, क्या दिक्कत होगी? कोई दिक्कत है? पढ़ोगे तो दिक्कत होगी, नालायक, पढ़ने में कौन दिक्कत होगी? चलिए आइए हिंट डाल दीजिए, एहरनफेस्ट थ्योरम। जब पढ़ेंगे तब ना दिक्कत होगी, पढ़ना ही नहीं है तो कौन दिक्कत होगी? एहरनफेस्ट थ्योरम। तुम्हारी पार्टनर क्यों छोड़ दी जी? वो तुम्हारी पार्टनर क्यों छोड़ दी फिजिक्स? धोखेबाज है। हाँ, एहरनफेस्ट थ्योरम, वो गलती कर दी। फिजिक्स मैथ्स जैसे बीएससी जो आप लेते हैं, बीएससी में कहीं आपके भाई बहन का एडमिशन होगा तो हमेशा ही कोर सब्जेक्ट में एडमिशन कराइएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में या केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी में। बाकी सब जो है ना बेवकूफ़ी वाले होते हैं, जैसे डिफेंस हो गया, स्टैट्स हो गया, इस सब कोई मतलब नहीं है बेटा, कोई मतलब नहीं है ना, ले दे करके अल्टीमेटली कोई मतलब नहीं है। हमेशा बीएससी कोर सब्जेक्ट में करना चाहिए। कंप्यूटर साइंस हो गया, ये सब खाली तामझाम वाले, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हो गया, कोई मतलब नहीं है। हमेशा जो मतलब आपसे तो जो गलती हुई जो आपके मतलब भाई बहन होंगे उनको बीएससी अगर कराना होगा तो हम या तो पीसीएम, अगर मैथ्स ग्रुप का है तो पीसीएम, प्योर पीसीएम, या तो फिर ये जूलॉजी केमिस्ट्री बायो। ना कंप्यूटर साइंस, ना स्टैट्स, ना डिफेंस, ना इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, कुछ भी नहीं। ये सब स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट होते हैं और फिर आगे जाके आपको कॉम्बिनेशन खोजने में दिक्कत होती है। और पढ़ाई लिखाई हमेशा कोर सब्जेक्ट से करनी चाहिए, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ये कोर सब्जेक्ट है आपका। इससे रहेगा तो एटलीस्ट आप जब टीचर वीचर बनने जाएंगे तो फॉर्म भर सकते हैं आप बीएड में, बीएड करने के बाद आप फॉर्म भर पाएंगे। अगर ये कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे टीचर का, प्रॉपर कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा तो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अगर आपका नहीं है, मान लीजिए कुछ और कॉम्बिनेशन आपका, तो फंस जाएंगे आप। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपका बीएससी में है तो आप बीएड साइंस से भी दे, जब एलिजिबिलिटी आती है टीजीटी आप साइंस से भी दे सकते हैं, टीईटी आप मैथ्स से भी दे सकते हैं, और एमएससी है तो पीजीटी तो दे ही सकते हैं आप, पर कोर सब्जेक्ट रहेगा तभी। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अलावा अगर कुछ और है, मान लीजिए कि आपने डिफेंस मैथ्स ले लिया है तो आप सिर्फ एलिजिबल होंगे मैथ्स के लिए, साइंस के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो दो ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन आपके पास रहेगा, और मैथ्स में कंपटीशन टफ होता है, इसलिए मैथ्स हम भी नहीं देते हैं हम भी साइंस ही देते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिएगा, हमेशा ही कोर सब्जेक्ट से पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। ये सब तामझाम होता है, बेवकूफ़ी बातें होती हैं, कोई मतलब नहीं होता उसका, ठीक है। लिखिए एहरनफेस्ट थ्योरम। चलिए अब देखिए एहरनफेस्ट थ्योरम बेसिकली बेटा है क्या, समझिए पहले एहरनफेस्ट थ्योरम बेसिकली है क्या। देखिए क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स के बीच जाहिर सी बात है कुछ गैपिंग दिखाई दे रही होगी, उस गैप के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। मतलब एहरनफेस्ट थ्योरम जो है क्वांटम मैकेनिक्स को क्लासिकल मैकेनिक्स से क्या करता है बेटा, कनेक्ट करता है ना, एक ब्रिज का काम करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, कैसे होता है, ये हम लोग जानेंगे कब, नेक्स्ट टर्न पे, ठीक है ना। एहरनफेस्ट थ्योरम क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स के बीच में बेटा किसका काम करता है, ब्रिज का। और ये क्या होता है, कैसे होता है, हम लोग जानेंगे नेक्स्ट टर्न पे। आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि जब आप डायनेमिकल क्वांटिटीज का एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेते हैं तब वो क्लासिकल लॉज को क्या करती है, फॉलो करती है। क्वांटम मैकेनिक्स में डायनेमिकल क्वांटिटीज आपकी होती हैं, जैसे मान लीजिए डायनेमिकल क्वांटिटीज क्या आपका, मान लीजिए मोमेंटम है, मोमेंटम है, पी है आपका, ठीक। मोमेंटम का आपने एक्सपेक्टेशन वैल्यू ले लिया, ठीक। अगर आप इसका रेट निकालेंगे तो क्लासिकली ये किसके इक्वल होना चाहिए बताइए, फोर्स के, और यही होता है ना, यही होता है, ठीक है। तो देखिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू कौन सी क्वांटिटी है, क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड है। F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी कहाँ पढ़ा आपने, क्लासिकल मैकेनिक्स में। तो ये दोनों को रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसी को हम एहरनफेस्ट थ्योरम कहते हैं। एहरनफेस्ट थ्योरम का स्टेटमेंट ये होता है कि जब डायनेमिकल क्वांटिटी का हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेते हैं तो क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉज को क्या करती है, फॉलो करती है। और ये क्या कहलाता है आपका, यही मतलब क्या कहलाता है आपका एक्सपेक्टेशन एहरनफेस्ट थ्योरम। और ये एहरनफेस्ट थ्योरम का बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल अल्टरनेट करके क्या किया गया बेटा, पूछा गया है। तो पिछले साल तो नहीं पूछा गया होगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ था, तो इस साल मान के चलिए आप लोगों से क्या होगा, पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट टर्न पे कराएंगे क्योंकि फिर वीडियो रिकॉर्ड करने में दिक्कत होगी, एहरनफेस्ट थ्योरम नाम लिखने पर दिक्कत हो, जैसे आप लोग परेशान है ऑपरेटर 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 सब चल गया है, ठीक है ना। अब हम वीडियो का टाइटल खुद दे दिया करेंगे रोज कि किस वीडियो को किस नाम से अपलोड करना है, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को करते हैं खत्म, मिलते हैं आप लोगों से कब बताइए, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, इस तरह से आते रहा करिए। और
एक हफ्ते का टाइम आपके पास है, पूरा का पूरा रिवीजन कर लीजिएगा। अब एक हफ्ते बाद ही मुलाकात होगी, रिवीजन कर लीजिएगा, कोई डाउट होगी पूछ लीजिएगा। क्वांटम मैकेनिक्स के अंतिम दौर में चल रहे हैं हम लोग, बेसिक वाले। इसके बाद फिर अब एप्लीकेशन ही पढ़ना है, और हर एप्लीकेशन आपका 10-10 नंबर का आता है। 4-5 एप्लीकेशन आपके सिलेबस में है, और हर एप्लीकेशन 10-10 नंबर का आपका आता है, ठीक है। तो 5 क्या, 5 से ज़्यादा ही है। तो उसके बाद फिर आपको मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़नी है। अभी तो सब बच्चे थे सब, पर ये बेसिक था, बेसिक जानना ज़रूरी था। एक हफ्ते का टाइम आपके पास है, पूरा बेसिक रिवाइज कर लीजिएगा। कोई डाउट अगर आपको होता है तो पूछ लीजिएगा। अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मान के चलिए कि इस एक टॉपिक के साथ बेसिक आपका खत्म हो जाएगा, तो इससे पहले का जितना बेसिक पढ़ा दिया गया बेटा, उसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। कहीं भी कोई डाउट होगा, हम बार बार आपसे कह रहे हैं, तो पूछ जरूर लीजिएगा, क्योंकि वो डाउट फिर जिंदगी भर आपके साथ रहेगा और आप फंस जाएंगे। अच्छे से एक बार रिवीजन करिएगा, कोई डाउट होगा पूछ लीजिएगा। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलो फिर मुलाकात होगी कभी, अगर कोरोना नहीं आया तो।